गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। हीरासर हवाई अड्डे पर कैनोपी गिरी है। यात्री पिकअप ड्रॉप क्षेत्र में यह कैनोपी गिरी है। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये लगातार जो हादसे हो रहे हैं एयरपोर्ट पर, अभी दिल्ली में भी हुआ था। ये गुजरात की हम आपको खबर बता रहे हैं। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हीरासर हवाई अड्डा, वहां पर जो कैनोपी है वो गिर गई है। कौन सी जगह की थी ये? जो यात्री पिकअप ड्रॉप होता है, जहां पर लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं, जहां पे मेन गेट होता है ना एंट्रेंस का, बस वहीं पे जो कैनोपी थी वो गिर गई। और इसमें अभी तक किसी के जान जाने का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। देखिए, अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जगह मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यह है गुजरात का राजकोट हवाई अड्डा। वहां पर कैनोपी गिरी है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर, जो हीरासर हवाई अड्डा जिसका नाम है, वहां पर ये देखिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या है कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हादसा तो अभी मैंने आपको दिखा दिया राजकोट का। इससे पहले हादसा दिल्ली में भी हुआ था और उससे पहले जबलपुर में भी हुआ था। मतलब 3 दिन में अब ये 3 दुर्घटना हुई है। हम एक साथ आपको दिखाने जा रहे हैं कहां कहां हुई है दुर्घटना। एक तो 27 जून को जबलपुर में, ये वहां पर जो कैनोपी का हिस्सा था वो गिर गया था। 28 जून को दिल्ली में, यहां पर भी जो बाहर वाला छत होता है एक तरह से, वो भी वही होती है कैनोपी, वो वाला हिस्सा वहां पे गिर गया था। और राजकोट, जिसकी खबर हम अभी दिखा रहे हैं आपको, 29 जून कैनोपी जो आज का दिन है, वहां पर भी हिस्सा गिरा। लेकिन यहां जो है ना, यहां दिल्ली में इसकी कैनोपी का हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा भारी था। इसमें एक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ी घटना सामने आई थी। और अभी जो आज का अपडेट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि यह हुआ राजकोट में। अब 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके मैंने अभी दिखाए थे आंकड़े आपको। 27 जून को जबलपुर में जो कैनोपी का हिस्सा गिरा था, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अगले दिन राजधानी दिल्ली में जो कैनोपी का हिस्सा गिरा और जो हादसा हो गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज यानी कि 29 जून को राजकोट में जो हादसा हुआ है, वहां पर भी कैनोपी का हिस्सा गिरा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 28 जून को जो घटनाएं हुई हैं, उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, 8 लोग घायल हैं। अब तक ये आधिकारिक आंकड़ा है। अब आपको अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक, ये जो राजकोट में हादसा हुआ है, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? वजह क्या सामने आई है? विवेक, अभी तक जो बात सामने आई है उसके पीछे की वजह यह है कि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और कैनोपी का जो ऊपर का एरिया है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया और उसका जो दबाव था, उसके चलते ये कैनोपी गिरी है। पिक एंड ड्रॉप एरिया में गिरी है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। बड़ी बात यह है कि यही जो सेम सिचुएशन दिल्ली में भी हुई थी। दिल्ली में भी जो T1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैनोपी गिरी थी, वहाँ भी यही कहा जा रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और पानी एक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पर दबाव बढ़ा और कैनोपी गिर गई। तो ये एक तरह की सिचुएशन सामने आ रही है। लेकिन अभिषेक, यहाँ एक सवाल बनता है कि अगर आप देख रहे हैं, मतलब जो प्रशासन है, एयरपोर्ट प्रशासन, वो देख रहा है कि बरसात हो रही है, पानी इकट्ठा हो जा रहा है, तो क्या वहां पर लोगों को हटाना चाहिए था? आपको बोर्ड लगा देने चाहिए थे, रोक देना चाहिए था लोगों को। लोग गए और हादसा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला है ना एयरपोर्ट प्रशासन का। देखिए, दोनों तरह के इंतजाम होने चाहिए विवेक। पहली बात तो ये कि अगर वहाँ पानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये कोई अस्वाभाविक स्थिति नहीं है। बरसात में तो वो होना ही होना है। अगर ऐसा है तो उसको ड्रेन आउट करने का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इसका कुछ इंतजाम सोच के रखना चाहिए। फिर एक कैपेसिटी भी होती है जो जज किया जाता है कि कितना पानी एक्यूमुलेट हो पाएगा और कितना ये बियर कर पाएगी। उसका बाकायदा टेक्निकल इवेल्युएशन होता है। तो वो टेक्निकल इवेल्युएशन किसने किया था, किस तरह का किया था, ये भी सवाल खड़ा होता है। और ये भी आप बात ठीक कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो कम से कम उस इलाके, वहां की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी और उस इलाके को पहले से ही खाली करा लेना चाहिए था। अदरवाइज ये हादसा ना होता। और इस हादसे के बाद जो सिचुएशन हुई, जो दिल्ली में हमने देखा, जान भी चली गई, उसको भी अवॉइड किया जा सकता था अगर मॉनिटरिंग होती और समय रहते कदम उठाए जाते। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर एक और बात है कि लगातार एक के बाद एक जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो जरूरी ये भी है कि अब सारे एयरपोर्ट की कम से कम इस तरह की टेस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि मौसम है बारिश का और पहले जबलपुर में घटना होती है, फिर दिल्ली में घटना होती है और फिर ये राजकोट में होता है। तो क्या एक घटना से बाकी एयरपोर्ट पे जो प्रशासन के लोग हैं, जो एयरपोर्ट प्रशासन के लोग हैं, उनसे चेत जाना चाहिए और अब तक तो सारी जांच हो जानी चाहिए हर एयरपोर्ट की।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसीलिए सरकार की ओर से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं किंजरापू राममोहन नायडू, उन्होंने ये आदेश दे दिया है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सब का बाकायदा इंस्पेक्शन किया जाए। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वहाँ बाकायदा एक वार रूम बनाया गया है। T1 के अलावा T2 और T3 में भी इस तरह के इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं, मगर समस्या क्या है कि बरसात बहुत तेज़ है। आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में लगातार पानी बरस रहा है, चाहे वो राजकोट हो, वलसाड़ हो, सूरत हो, इन सब में लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश के बीच में इंस्पेक्शन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था और पहले होकर के इस पूरे इलाके में जो खतरे आ सकते हैं उनको पहले से असेसमेंट कर लेना चाहिए था और उसका एक अल्टरनेट वे आउट भी तैयार करना चाहिए था, जो समय से नहीं हुआ। अब ये काम हो जरूर रहा है, लेकिन अब चैलेंज ये है कि बारिश इतना तेज हो रही है कि बारिश के बीच में इसको पूरा कर पाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। बिहार से आपको एक बड़ी राजनीतिक खबर बताते हैं। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट जान लीजिए कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो संजय झा को बना दिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें संजय झा जो है उनको ये कार्यकारिणी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने धन्यवाद जताया है। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो संजय झा, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जैसे उनका स्वागत किया जा रहा था जब कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सामने आ गया था। लगातार इस बात का सस्पेंस चल रहा था कि जब जो नया अध्यक्ष होगा जेडीयू का वो कौन होगा, उस पर कई जिम्मेदारियां होंगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये खबरें थी दबी जुबान में कि संजय झा जो है वो जेडीयू के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। अब इस बात पर फाइनल मुहर लग गई है कि कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि संजय झा ही कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और अब जो है उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा, क्योंकि जब से चुनाव के जब रिजल्ट आ गए थे उसके बाद से इस बात की लगातार चर्चा चल ही रही थी कि कौन होगा। अब उस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। संजय झा का नाम आ गया है, वो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जेडीयू के। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नई जिम्मेदारियां कैसे देख? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा प्रयास भी होगा। और आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए जो कुछ स्टेट में चुनाव आने वाला है उसको भी हम लोग आपस में बैठ करके देखेंगे। बीजेपी से कहीं बात करना होगा तो उनसे भी करेंगे। और 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जो अभी जो चुनाव हुआ, बहुत लोगों ने मान लिया था कि जेडीयू और उसके नेता जो है दिल्ली में, खास करके मैं देखता था मीडिया में कि बिहार में अब चीज़ें बदल गई हैं टोटल। लेकिन बिहार के जनता ने इस रिजल्ट में दिखा दिया कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता आज भी बिहार में उतना ही है, आज भी इतनी ही रिलेवेंट है 20 साल सरकार चलाने के बाद। और 30 सीट हम लोग जीते 40 में और 177 विधानसभा में लीड किए। और वही एक सिग्नल है 2025 विधानसभा के लिए भी कि हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, जो हमारा 2025 में विधानसभा का चुनाव। जातीय जनगणना को लेकर जो बातचीत हुई, 9वीं सूची में डालने से कितना फायदा जेडीयू को लग रहा है, किससे होने? उसमें यह है जो उसको प्रोटेक्शन हो जाएगा संविधान से। तो ये जो लोग कोर्ट वगैरह जाते रहते हैं वो बात रुक जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु को ये मिला हुआ है, ऑलरेडी एक स्टेट को मिला हुआ है केंद्र से, तो ये बात वहाँ रुक जाएगी। इसलिए हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में आग्रह किया है इसको 9th शेड्यूल में डालने के लिए। की भी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर? पार्टी बिल्कुल, हम लोग एक वही बिहार में जातीय गणना हुआ तो सब पार्टी के सहमति से हुआ ना, उसमें तो बीजेपी भी थी ना, बीजेपी का भी तो समर्थन था जातीय गणना को और सारे चीजों को। तो बात करेंगे उनसे बिल्कुल इस विषय में। इसके अलावा बिहार को स्पेशल राज्य, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस, इसका ये कंफ्यूजन क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हम लोगों का शुरू से डिमांड रहा है आपको स्पेशल स्टेटस का। अब आपको जो फाइनेंस कमीशन है उसका कुछ इसको लेकर के कोई कुछ कमेंट कुछ आया हुआ है स्टेट में, तो हम लोगों ने कहा है पर्पस है कि मदद मिलना बिहार को, क्योंकि हम लोगों ने अपने बलबूते यहाँ तक आया है जहाँ डबल डिजिट ग्रोथ हुआ बिहार में। तो अब बिहार को एक आप थोड़ा सा मदद कर देंगे तो बिहार बिल्कुल स्टैंड आउट कर जाएगा, टॉप 10 स्टेट में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग
टर्म जो यूज करें, लेकिन बिहार को मदद मिले, ये हम लोगों ने मांग रखा है। जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बने, इसके लिए क्या कोशिशें करेंगे आप? ये सबसे बड़ा हम लोगों की चाहत है कि नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बने, और इसके लिए जो जहां पार्टी का आधार रहा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में रहा है, झारखंड में रहा है, यूपी में रहा है, इन सब जगह पार्टी अपना अपना आधार बढ़ाएगी और प्रयास रहेगा कि ये गिफ्ट हम लोग अपने नेता को दे सकें। झारखंड में क्या बीजेपी के साथ लड़ेगी जेडीयू? हम लोग बात करेंगे बीजेपी से और निश्चित रूप से बात करके कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे कि साथ में हम लोग चुनाव लड़े वहाँ। आप नीतीश जी के विश्वसनीय जो लोग आसपास हैं उनमें से एक आप हैं। पहले नीतीश जी धोखा खा चुके हैं, इस बार संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का क्या संदेश देने की कोशिश? मैं एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया है और ऊपर वाले से तो यही है कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। अशोक चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या चर्चाएं हुई और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने, इस बारे में विशेष आप विस्तार से? देखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों का विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से बिहार के कार्यक्रमों में और राज्य के चुनावों में माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में जहां बाकी राज्यों में जहां चुनाव हैं, उनको देखने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता उन्होंने महसूस किया और संजय झा जी के नाम का उन्होंने प्रस्ताव किया और सब लोगों ने सहजता से इसको स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि संजय झा जी लंबे समय से संगठन पर काम कर रहे हैं और संगठन के महासचिव भी रहे हैं, दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं, कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं। तो आने वाले समय में जो हम लोगों के नेता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें संजय झा की अहम भूमिका होगी और वो पार्टी को जो विभिन्न जगहों पर चुनाव है आने वाले वर्षों में, 5 महीने के बाद झारखंड में है और राज्यों में, हम कैसे सशक्त और मजबूत रूप से चुनाव लड़ें और अपने उम्मीदवारों को जिताएं, उसके लिए बैठ करके दिल्ली से सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे और माननीय नेता को उन सब बातों को बताते रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष स्पेशल पैकेज, इस दोनों में से किस पर चर्चा हुई है? ये क्लियर ये हम लोगों ने ये जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन हम लोगों का पास हुआ है, उसमें हमारा विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, इन दोनों पे चर्चा हुई है और दोनों पे चर्चा हुई है और जो सहूलियत से हो सके, क्योंकि हमारा बहुत पुराना ये डिमांड हमारा है और इस डिमांड को आज राजनीतिक रेजोल्यूशन में भी हम लोगों ने पास किया है और जो हमारे केंद्रीय माननीय मंत्री हैं और जो केंद्रीय नेतागण हैं, उनको अधिकृत किया गया है कि वो इस पर बात करें और इस पर इसका रास्ता निकालने का। जातीय जनगणना पर क्या? जातीय जनगणना को भी 9वीं सूची में हम शामिल करें केंद्र सरकार, उसका भी रेजोल्यूशन पास हुआ। अलावा क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे जिस पर चर्चाएं? 9th इसको शेड्यूल में डाला जाए, उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुआ, वो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए और हम लोगों ने बहुत इलाबोरेटेड तरीके से किया है। एंड बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंडिया जिसने ये काम किया है। इसीलिए ये कहना कि इसका हम लोगों ने पूरा परिप्रेक्ष्य बदला है अब, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको अपील में आए हैं, उसकी भी चर्चा हुई है कि हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और हम लोग इस स्टैंड पर कायम है कि हमारा वो लीगल जो भी हो उस पर काम हो हमारा। तो ये जेडीयू के नेता अशोक चौधरी को हम आपको सुना रहे थे, उसके पहले संजय झा को सुना रहे थे। इन दोनों से मेरी सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, निधि जी, उन्होंने बातचीत की। अब चलते हैं सीधे निधि के पास। निधि, आप संजय झा से जब बातचीत कर रही थी तब आपने प्रासंगिकता का जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप बहुत अच्छे से देखती हैं और कवर करती हैं। संजय झा की प्रासंगिकता क्या है जेडीयू में और बिहार की राजनीति में? देखिए, जेडीयू संजय झा की प्रासंगिकता की मैं बात करूं उससे पहले उस तस्वीर को याद कर लेते हैं जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार रोड शो कर रहे थे पटना में और हाथ में कमल नीतीश कुमार के था और उनका एक चेहरा, वो तस्वीर वायरल हुई थी जिस राजनीतिक गलियारों में, जिसमें चर्चा हुई थी कि क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले रोड शो हो रहा था। और ये जो तस्वीर थी उसने बहुत कुछ कहा और बहुत चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनके हाथ में कमल है। और आज की जो तस्वीर है, चूँकि इस बार और मजबूती से जेडीयू जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में पहुँची है और यही वजह है कि आज संजय झा का ये बयान सामने आया कि जिनको लगता था कि प्रासंगिक नहीं है नीतीश कुमार, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। अब संजय झा की बात कर लेते हैं। विवेक,
जुलाई 2012 में संजय झा बीजेपी से जेडीयू में शामिल होते हैं और तब भी जेडीयू के नेताओं ने यही कहा था कि कोई नाराज़गी नहीं थी जेडीयू में शामिल होने के, बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं थी संजय झा की। संजय झा सेतु का काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे। ये उस साल भी 12 साल पहले भी यही बयान दिया गया था जेडीयू की तरफ से। आज की तारीख में भी ब्रिज और सूत्रधार यही कहा जा रहा है संजय झा को, चूंकि वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं संजय झा। नीतीश कुमार के इस वक्त कोई बेहद करीबी नेताओं में से हैं जेडीयू में, तो उनमें से एक संजय झा का नाम है। और यूं कह सकते हैं कि एक गिफ्ट के तौर पर संजय झा को ये जिम्मेदारी मिली है और वो पार्टी में नंबर 2 के पद पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं और उनके साथ साथ चलने वाले संजय झा, जो थोड़े दिनों पहले ही राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी बने हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र से जो तमाम बातचीत हो, संवाद हो, इसके अलावा क्या कुछ पैकेज, क्योंकि उन्होंने भी जिक्र किया, अशोक चौधरी ने भी जिक्र किया कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, चाहे वो आप स्टेटस का दर्जा दे तो या पैकेज का दर्जा दे तो, लेकिन अब प्रमुखता से बिहार की बात हो केंद्र में, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का पटना में आज मेडिकल करवाया गया और इसके बाद सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उनके साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक पत्रकार को भी पकड़ा गया है। पत्रकार का नाम जमालुद्दीन है, जिस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप भी लगा है और अभी जो है उनका मेडिकल जो है वो कराया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आर्यन आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। झारखंड से हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का पटना में आज मेडिकल करवाया गया। सीबीआई पूछताछ उनसे शुरू कर चुकी है। इसमें और क्या अपडेट है, पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया, इस बारे में कोई सूचना है आर्यन? हाँ, देखिए विवेक, निश्चित तौर पर एलएनजेपी अस्पताल ले जाकर जो मेडिकल टेस्ट है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का कराया गया। इसके साथ ही आज जो सीबीआई की टीम है वो बेउर जेल गई थी और जितने भी आरोपी वहां पर इस वक्त कैद हैं उनके समक्ष वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को बैठाया गया और मुख्य आरोपी के तौर पर चिंटू और मुकेश, इन दोनों को प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के सामने फेस टू फेस बैठाकर जो राज है वो उगलवाने की कोशिश सीबीआई ने की है। और जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीबीआई ने अब अगला सवाल ये पूछा है कि जब बिहार से ये आग उठी पेपर लीक की और झारखंड पहुंची, तो क्या झारखंड से भी इसके तार अलग राज्य में जुड़े हुए हैं? कितने लेन देन की बात है, इसको लेकर भी सीबीआई गंभीर है। और सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, राधा रानी को लेकर भरे मंच से विवादित टिप्पणी करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना में राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहले विवादित बयान दिया पंडित प्रदीप मिश्रा ने, कथावाचक हैं, और अब बरसाना में राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और माफी भी मांगी है। ये अब तक की इस पूरे विवाद पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जो हैं उन्होंने इनको सिखाया था, उन्होंने कुछ बोला था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जब देखा कि बवाल बढ़ गया है, मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, सब लोग मेरी आलोचना करने लगे हैं, फजीहत करने लगे हैं, लोग नाराज हैं, तो अभी जो तस्वीर सामने आई है राधा रानी को लेकर, अब वो बरसाना गए और वहां पर चरणों में वहां पर दंडवत हुए, प्रणाम कर माफी मांगी है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये अच्छा है पहले विवादित टिप्पणी करते हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं और जो कथावाचक होते हैं इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, काफी इनके फॉलोअर्स भी होते हैं। पहले इन्होंने विवादित बयान दिया, जब देखा कि नहीं अब ये गले की फांस बन रहा है, अब जाके वहां पर माफी मांग रहे हैं। देखिए विवेक, ये जो बयान दिया था प्रदीप मिश्रा कथावाचक ने, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया था कि जो ब्रज क्षेत्र है उसके 84 कोस में उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी। और इसके अलावा एक नहीं बल्कि तमाम मंदिरों से आवाज़ आ रही थी कि प्रदीप मिश्रा को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने शुरू में माफ़ी नहीं मांगी, शुरू में तो वो अपने बयान पे अड़े रहे, विरोध पे विरोध होता रहा, लेकिन जब बात इस स्थिति तक पहुँच गई कि उनका जो कथा के लिए आमंत्रण होता था, जो उनकी एंट्री थी, सब पर बैन की बात हो गई,
तब ये नौबत आई है। वो आज पहुंचे बरसाना में, नाक रगड़ के माफी मांगी। उस बरसाना में जहां के लिए उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल की थी। और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का उनका रिश्ता नहीं था, उनके पति का नाम कुछ और था, ये भी उन्होंने कह दिया था। रावल और बरसाना में 50 किलोमीटर का अंतर है, दोनों गांव अलग हैं। वो जन्मी वहां और बरसाना में पली बढ़ी, मगर उन्होंने कहा कि बरसाना साल में एक बार आती थी। पूरा उन्होंने इतिहास ही बदल दिया था। तो इसको लेकर के विवाद हुआ था और आखिरकार माफी मांगी। और लग यही रहा है कि माफी इसीलिए मांगी क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया था कि उनके आध्यात्मिक कामकाज पर भी अब नुकसान पड़ने की सीधी संभावना अगर थी। अपनी गलती का एहसास आदमी को हो जाए तो कहते हैं कि चले उनको क्षमा कर दीजिए, उसके बाद सामान्य जीवन की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इनको गलती का एहसास नहीं हुआ। जब देखा कि खुद इनके जो भक्त हैं, जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनके कथा सुनने आते हैं, वो भी इनके अगेंस्ट जाके बोलने लगे कि नहीं, बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं खुद उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, नहीं रखती हूं। उसके बाद जब देखा कि नहीं, अब मामला नहीं सुलझ रहा है, तब जाके माफी मांग लेते हैं। ये बिल्कुल यही हुआ है। अगर मतलब अपना धंधा चलाने का काम है, यही हुआ है। अगर उनको इस बात का इल्म इतना देर में क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि विरोध के स्वर बहुत तेज थे। और जो बातें वो प्रदीप मिश्रा कह रहे थे, उस सीहोर से उन्होंने अपनी कथा की शुरुआत की और वो शिव पुराण पे कथाएं कहते आए हैं। उनका जो विख्यात हुए हैं, शिव महापुराण पे कथाएं कहने के लिए विख्यात हुए हैं। अचानक से राधा रानी का प्रसंग ले आना और ये कह देना कि राधा रानी का रावल से संबंध था, बरसाने से संबंध नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की उनका जो सामीप्य था उस पर सवाल खड़े कर देना, ये सारी विवादास्पद बातें थी। और इसीलिए इसका जमकर के विरोध हुआ और असर ये पड़ने लगा कि उनकी अपनी एंट्री, उनकी कथाओं, इन सब पर संकट खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की है विवेक। और सवाल उसी क्षमा याचना के टाइमिंग पर है कि संभले तो इतनी देर के बाद, तब आप अपने आप को कथावाचक कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, संत कहते हैं, और जब देखा कि भाई बवाल हो गया, बवाल बढ़ता गया, अब भाई नहीं संभल रहा है, तब आगे माफी मांग रहे हैं आप। खैर, जो प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है ना, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर कर प्रणाम कर कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे। और सभी, चाहे मृदुलगंज शास्त्री जी हो, चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाता। तो ये हम आपको सुनवा रहे थे प्रदीप मिश्रा को। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाणी से, मेरे बयान से अगर किसी को चोट पहुंची है तो क्या है कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस पर क्या है कि संतों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले तो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था, आपने सुना होगा, लगातार लोग उनके प्रवचन सुनते रहते हैं। फिर उनके बोलने के बाद फिर लगातार ये जो बवाल था, ये जो बयान वाला बवाल था, वो बढ़ता ही गया। अब हर जगह के संत जो हैं वो नाराज होने लगे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के इस बयान से। मथुरा के संत नाराज हैं, अयोध्या के संत नाराज हैं, जहां के भी संत ये उनका बयान सुनते हैं वो नाराज होते हैं। तब अब जब देखा प्रदीप मिश्रा ने कि ये मामला लंबा बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब जो है ये आकर जनता के सामने माफी मांगते हैं। धर्म रक्षा संघ, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, बरसाना के चेयरमैन साहब और हमारे श्री गोपेश्वर जी महाराज, इतने लोगों का सहयोग रहा है और सबसे बड़ा सहयोग आप मीडिया का रहा है, जो हमारी बात वहाँ तक पहुँची और उनको श्री राधा रानी ने सद्बुद्धि दी और वो यहाँ आए और जैसे कहा वैसे उन्होंने माफी मांगी। कोई भी देवी देवता के खिलाफ गड़बड़ करेगा ये सहन नहीं होगा। समस्त ब्रजवासी भक्तों ने आंदोलन किया और आंदोलन की बात राधा रानी के चरणों में पहुंची। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी, वो आए, उन्होंने क्षमा मांगी। अब हम लोग पूर्ण प्रसन्न हैं और सभी के लिए धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आज प्रदीप मिश्रा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए, जो कि ब्रजवासियों की मांग थी, वो आए और उन्होंने नाक रगड़ के और लंबी दंडौत करके राधा रानी के चरणों में अपनी क्षमा याचना की। उनका जो अपराध था यही ब्रजवासियों की और ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का यही मांग थी और इसी मांग को उन्होंने पूरा किया।
और अपने अनुयायियों को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि ब्रज के किसी भी हमारे परम पूज्य आचार्य शास्त्री जी एवं अन्य किसी भी ब्रजवासी के लिए कोई भी गलत बात का प्रयोग ना करें। तो हम भी ब्रजवासियों से ये अपील करेंगे कि अब जब विषय हमारी जो मांग थी कि हमारे दादाजी के बारे में उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने आके अपनी बात की क्षमा मांगी है और नाक रगड़ के दो बार उन्होंने गलती मानी। तो ये हम कुछ संतों का रिएक्शन, आपको प्रतिक्रिया जो है वो आपको सुनवा रहे थे। उनमें से कुछ संतों का ये कहना है कि पूरे ब्रजवासी ये चाहते थे कि वो माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली। मोहन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस विवाद पर क्या है? साधुवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमको रखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बात और विवाद इतनी लंबी बढ़ी, बढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं उन संतों से भी अपील करना चाहूंगा जो संत आज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुहिम चलाकर और आगे आकर और उनको माफी मंगवाया। करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि जब सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहा जा रहा है, सनातन को मिटाना है, इस विषय पर भी उनको आगे आना चाहिए थी। राजू दास जी, आप इस प्रदीप मिश्रा के बयान का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, समर्थन नहीं। तो जो माफी नहीं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप समर्थन करिए, नहीं तो आप कथावाचकों से सुन लीजिए। जी, मैं निवेदन करता हूँ, ऐसे कथावाचकों से जो शास्त्र सम्मत बात नहीं करते, मैं पूरे देश की कथावाचकों को लेकर आ रहा हूँ, जो थोड़ी सी पढ़ाई करके और कथा बाचने के लिए बैठ जाते हैं और शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र विरुद्ध बातें करने लगते हैं, वो सचेत हो जाए, चेत जाए, नहीं तो कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके नाते उन संतों को साधुवाद, जिन संतों ने मुहिम चलाकर और प्रदीप मिश्रा जी को क्षमा मंगवाया। प्रदीप मिश्रा जी तो शुरू से ही क्षमा मांग रहे थे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा ना। महाराज जी कौन? प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं? जी, उन्होंने कहा महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, ठीक है, मैं उनका बच्चा हूँ और वो मुझको माफ कर देंगे। सिर्फ एक महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा। तो महाराज जी नाराज, माँ जगदम्बा, महाराज जी नाराज इसलिए थे ना क्योंकि राधा रानी को लेकर इन्होंने वैसा बयान दिया था। तो सबसे पहले तो इनको अपने बयान पर क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो इतने लंबे, अभी जब देखा कि जब तक बवाल नहीं बढ़ रहा है, जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब तक ये चल रहे थे, अपने बयान पढ़े हुए थे। बाद में अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा कहना था होना नहीं चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को तत्काल इनको फोन करना चाहिए था, करवाना चाहिए था, इनकी कान पकड़कर और वहां रगड़ देना चाहिए था। वो तो कान रगड़ने तैयार थे, तो ये भी तो किया जा सकता था। इतनी बात विवाद बढ़ाने का क्या हुआ? सनातन की तो क्षति हुई। राजू दास जी, क्षति किसकी हुई? राजू दास जी, ये पहली, आज मैं आपको सीधा नाम लेकर, आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसे संतों को वैसे संतों को, सीधा नाम लेकर पूछ रहा हूं कि प्रदीप मिश्रा का क्या ये दोहरा चरित्र है? जब उन्होंने देखा कि भाई ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तब आज जाके वो माफी मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देश में ऐसे तमाम कथावाचक हैं जो व्यास, आप प्रदीप मिश्रा पे रहिए, उसके बाद फिर हम वो तमाम कथावाचकों की बात कर लेंगे। नहीं, तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रदीप मिश्रा जी को ऐसे कतई नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, आखिर आज माफी मांगे ना, यही चीज तत्काल कर लिए होते, उसी दिन कर लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। नंबर 2 महोदय, इस प्रकार से कुछ कथा व्यास हैं जिनको शास्त्र का अध्ययन ही नहीं, लेकिन उनके फॉलोवर बहुत हैं, अंट कुछ भी बोलते बहुत फॉलोवर हैं, तो वो कथा कहना शुरू कर देते हैं, शास्त्र विरुद्ध जो है वो उपमा देने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे लोग भी कम से कम सचेत हो जाए, चेत जाए और ऐसे
अनर्गल वार्तालाप न करे जिससे सनातनी आहत हो, साधु संत दुखी हो, साधु संतों को धरना प्रदर्शन करना पड़े, साधु संतों को बैठक करना पड़े, साधु संत उग्र हो, ये अच्छी बात नहीं है कथा व्यासों के लिए। तो आज प्रदीप मिश्रा जी को माफी मांगना पड़ गया। एक बात महंत राजूदास जी, एक बात और, इन्होंने राधा रानी से जाकर माफी मांगी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा बयान गलत है कि सही है, क्योंकि वो उस समय एक प्रसंग को कोट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की जो इतनी पटरानियां थी उसमें कहीं राधा का नाम नहीं आता है। तो इस बयान पर इन्होंने कोई सफाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि हाँ गलत हो गया, तो साफ कहते हैं कि ये मेरा बयान गलत था। मैं कान बचने की बंद कर कोशिश लिया, है। आपने देखा होगा ना जी, मैंने कान बंद कर लिया, आपने देखा होगा। आपने जो बोला मैंने आपकी बात सुना भी नहीं है। अगर वो महापापी होगा, कुधर्मी होगा, कुकर्मी होगा, जो जगत जननी माँ जगदम्बा राधा रानी के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा। ये बहुत सही टिप्पणी आपने की। आचार्यों के लिए क्या करना है? देखिए, वैसे तो कहते हैं ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, मतलब वो व्यवहारिक जीवन से हो सकता है, सामाजिक जीवन से हो सकता है, किताबों से हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक विशिष्ट व्यवस्था बननी चाहिए? मतलब क्योंकि इन लोगों का समाज में बहुत प्रभाव होता है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, खूब ज्ञान प्राप्त हो जाए। आप चाहे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद का आपको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत बात करिए ना, वेद सम्मत बात करिए ना, पुराण सम्मत बात करिए ना। हम राजू दास अपने मन संबंधित बात कर दें कि नहीं जो मेरे मन को भाए वही शास्त्र सम्मत हो जाए, ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यही मेरा कहने का मतलब यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजूदास जी, महंत हैं हनुमानगढ़ी के, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत पर उन्हें भेज दिया है। 14 दिन यानी 2 हफ्ते करीब केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 हफ्ते जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लगातार जो है इस पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उनको गलत तरीके से सीबीआई ने पकड़ा है, और अभी की अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं केजरीवाल के बारे में कि 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। मनोज वर्मा कोर्ट में क्या हुआ वो मुझे अपडेट देंगे। मनोज। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, और जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो सीबीआई ने साफ तौर पर अदालत से ये कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की और रिमांड की जरूरत नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें एक एप्लीकेशन लगानी है, उसके लिए समय दिया जाए, और परिवार से भी कुछ देर की बातचीत करनी है, उसके लिए समय दिया जाए। तो दोनों एप्लीकेशंस को कोर्ट ने माना, परिवार से बातचीत करने के लिए भी समय दिया गया। इसके अलावा जो उनको दवाइयाँ वगैरह थी उसके लिए भी समय दिया गया। इतना ही नहीं, अदालत के अंदर जब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था तब जो सीबीआई की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी उनसे पूछताछ की जा रही है उसमें वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है उनके बारे में भी सही से वो नहीं बता रहे हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। अदालत ने कुछ देर के लिए ऑर्डर को रिजर्व किया था, और अब अदालत ने 14 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। मतलब इससे ये समझे कि जिस तरह से ये पूरा क्रियाकलाप हो रहा है, लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है, अभी आने की, बाहर जेल से बाहर आने की कोई संभावना तो नहीं दिख रही है अरविंद केजरीवाल की? जी बिल्कुल, देखिए अभी संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जो जुडिशियल कस्टडी है ईडी वाले केस में वो खत्म हो रही है, तो 3 तारीख को भी अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। इसके अलावा अब 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत मिल गई है इसमें सीबीआई वाले मामले में तो 14 दिन बाद पेश होना है, और अदालत में साफ तौर पर सीबीआई ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। जो 5% का जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको 12% क्यों किया गया, इसके बारे में सही जवाब नहीं दिया। विजय नायर उनके करीबी हैं, और जो बाकी इस केस से जुड़े लोग हैं उनके बारे में भी केजरीवाल ने सही जवाब नहीं दिया, लिहाजा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए।